Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA। तो बच्चों आज हम शुरू करके जा रहे हैं एक नई टेक्निक जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड टेक्निक। इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। इसके अंदर मेथड्स होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, ठीक है सर। पेबैक पीरियड मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ बच्चों, वो ट्रेडिशनल टेक्निक में था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था। एंड बच्चों आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जितनी भी पहले वाली वीडियोस हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, वो ज़रूर देख के आना। क्योंकि बच्चों ये मेथड जो है ना, और ये जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारा बेसिक आपको क्लियर होगा ना, आपको तभी समझ में आएगा, वरना ये आगे का आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पिछली वीडियोस अच्छे से, थोड़ा टाइम दे लो वीडियोस को, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ के आओ, तब आपको कितना ईजी लगेगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर, आप मुझे खुद बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों उसका एक लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक लिंक आपको राइट हैंड साइड पे आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो आज शुरू करके चलते हैं बच्चों डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में बच्चों मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। इसके बाद मैंने फीचर्स भी डिस्कस कर दिए हैं, हमने बच्चों क्लासिफिकेशंस भी पढ़ ली हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने, याद हो तो आपको, मैंने टेबल भी बनवाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख के आओ। उसमें मैंने टेबल में आपको ये बनवाया था कि एक होके चलती हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक का मतलब क्या होकर चलता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर, टाइम वैल्यू, जो मनी की जो टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू बदलती है, उसमें जोर नहीं देते। उसमें बच्चों हमने ट्रेडिशनल टेक्निक में पढ़ा था एक ARR, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक हमने पढ़ा था पे बैक पीरियड, ठीक है। ARR में आपको मैंने बताया था कि ये एक्सेप्शन है, ये प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है, और ये और बाकी जितने भी कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन होंगे वो कैश फ्लो के बेसिस पे होंगे। फिर मैंने आपको कैश फ्लो का भी क्लियर करा था कि कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो क्या होता है। आज बच्चों ये वाले दोनों मेथड्स हो गए। आज हम पढ़ के चलेंगे एडजस्टेड टेक्निक मेथड। अब एडजस्टेड टेक्निक मेथड का मतलब ये होके चलता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट मीन्स हम मनी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू टाइम वो कैसे बदलती है, उसको इनटू कंसीडरेशन कैसे लेना है, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे। इसमें बच्चों आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। PBP लिख रहा हूं बच्चों, इसको पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं। एंड बच्चों आपको एक याद होगा कि हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर, मैंने नॉर्मली हल्का सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा समझाया था। जो हमारा पिछला लेक्चर था ना, ओवरव्यू ऑन कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, उसमें मैंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं समझाया, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, बट हल्का सा आपको बताया था कि एक कहते हैं ना, मूवी का ट्रेलर दिया था कि होता क्या है। उसमें मैंने आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछा था, सिर्फ बताया था, हाँ सर आपने ये चीज़ें हमें बताई थी। आज बच्चों हम डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि मनी को टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। आज हम वो अच्छे से तसल्ली से 10-15 मिनट का सेशन उस पर लेके चलेंगे। फिर हम पढ़ के चलेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। दैट मीन्स मैं अगर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर एक्सप्लेन कर दूं और मैं आपको PBP मेथड, जो पे बैक पीरियड मेथड है, वो एक्सप्लेन कर दूं, ऑलरेडी जो एक्सप्लेन किया है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो बच्चों ऑलरेडी आपने सारा कैपिटल बस्टिंग का डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड समझ लिया। तो चलिए आज हम डिस्कस करके चलते हैं कि ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रुपए की वैल्यू आज, अगले साल 1 रुपए की वैल्यू वो नहीं रहेगी, ये सब है क्या एक्चुअल में यार, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। बच्चों मुझे एक बात बताओ। हाँ जी सर पूछिए। बच्चों हर चीज़ की वैल्यू होती है कि नहीं होती? हाँ सर बिल्कुल होती है। और बच्चों हर चीज़ की जो वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग घटती है। हाँ सर ये तो है। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, कोई प्रॉपर्टी और लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ती है। मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ कि यार एक मशीनरी की, बच्चों आजकल इंसान की भी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग कहाँ इतनी बढ़ रही है, आजकल घट ही रही है ना। चाहे मजाक में ले लो, चाहे आप सीरियसली ले लो। बच्चों यही कॉन्सेप्ट ना मनी वाले सिस्टम में भी अप्लाई होकर चलता है। सर मनी वाले सिस्टम में अप्लाई कैसे? बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग ना हम बोलते हैं ना यार पैसे की वैल्यू घट रही है, टाइम के अकॉर्डिंग अब पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं रही, घट ही रही है। मैं आज जो 100 रुपये
से चीज़ खरीद, मैं आज जो 1,000 रुपये से चीज़ खरीदता था, अब 1 साल बाद वो 1,000 की चीज़ नहीं आएगी। ये बात तो पक्की है। हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि यार हम 1 रुपये में इतनी चीज़ें परचेज़ कर लिया करते थे अपने टाइम पे, बट आज के ज़माने में क्या 1 रुपये से मैं वो चीज़ें परचेज़ कर सकता हूँ? नहीं, वो चीज़ नहीं। इसका रीज़न क्या है बच्चों? इसका रीज़न है कि आजकल वैल्यू ऑफ मनी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत घट रही है बच्चों, बढ़ नहीं रही है, घटती है हमेशा। जैसे कि आप यही देख लो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आज जो चीज़ मैं 100 रुपये की खरीदता हूँ, क्या वही चीज़ मैं 100 रुपये की 1 साल बाद खरीद पाऊँगा? नहीं बच्चों, उसके रेट्स बड़े होंगे, उसके रेट्स 110, 112, 120 हो रखे होंगे। क्यों बच्चों, क्यों? सर फर्स्ट रीज़न तो हमें लगता है सर इन्फ्लेशन। बिल्कुल बच्चों, यही रीज़न है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होकर चलता है? इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ों के प्राइजेस, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी है बच्चों वो घट रही है। मानते हो ये बात? हाँ सर, हम मानते हैं बात। बच्चों एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपके जंक फूड वाला ही एग्जाम्पल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मान लो बच्चों एक बर्गर वाले के पास गए, ठीक है, बर्गर का कोई भी ले लो, उनके पास गए। मैंने भैया को वैसे ही बोला, मैंने कहा भैया जस्ट टेल मी वन थिंग। भैया कहते व्हाट? मैंने कहा भैया 1 साल बाद आपके बर्गर की वैल्यू क्या होगी? कहता अरे वाई यू आस्किंग मी सच क्वेश्चंस। मैंने कहा नहीं भैया, एक बार आप प्लीज़ बताइए तो, आपकी 1 साल बाद बर्गर की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मली ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन बेसिस पे बता दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है अपने बच्चों को। कहता मेरे 1 साल बाद मेरी बर्गर की वैल्यू 60 रुपया होगी। 1 साल बाद बर्गर की वैल्यू 60 रुपया होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भैया आज के टाइम पे क्या वैल्यू है? बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इंडरलाइन ये सर्कल कर रहा हूँ, समझ लो, ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल बाद भैया बोलते हैं आज खड़े होके 1 जनवरी, मान लो आज की डेट है 1 जनवरी 2020 को खड़े होके बोलते हैं भैया कि 1 जनवरी 2021 को बर्गर की वैल्यू 60 रुपया होगी 1 साल बाद। अच्छा। मैंने कहा भैया आज खड़े हैं हम 1 जनवरी 2020 में, आज के हिसाब से आपकी क्या वैल्यू है? भैया कहते हैं यार आज के हिसाब से मेरे 40 रुपीज़ वैल्यू है। मैंने कहा भैया 1 साल बाद वाई देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस? कहता यार मैं सब कुछ इनटू कंसिडरेशन ले रहा हूँ, वेजिटेबल्स लगती हैं बर्गर में, है ना, ब्रेड लगता है, उन सब के प्राइजेस को इन कंसिडरेशन लेते हुए मैं ये समझता हूँ कि उसकी वैल्यू 60 रुपये हो जाएगी, मतलब 20 रुपये बढ़ जाएगी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक वर्डिंग आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 साल बाद जो चीज़ की वैल्यू, जो बर्गर की वैल्यू 60 रुपया थी, फिर मैं लिख रहा हूं 1 साल के बाद, आज खड़े हैं हम 1 जनवरी 2020 में, मैं बोल रहा हूं 1 साल के बाद जो बर्गर की वैल्यू 60 रुपये थी, उसी बर्गर की वैल्यू आज कितनी है? उसी बर्गर की वैल्यू आज कितनी है? आप कहोगे 40 रुपये। ओ माय गॉड सर, ये तो वही वाली बात होगी जो आपने बताई थी कि अगर मुझे 1 साल के बाद 1 रुपया मिलता है किसी से, मुझे 1 साल के बाद 1 रुपया मिलता है मुझसे, तो आज के हिसाब से उस 1 साल के बाद जो मुझे 1 रुपया मिल रहा है उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू बच्चों 1 रुपया तो नहीं होगी, उसकी वैल्यू समथिंग ऐसे होगी 0.99, 0.98। अब मुझे सीधा सीधा बताओ ये बात आपको ठीक लगी कि नहीं लगी? ऊपर वाले एग्जाम्पल से सोच के बताना बच्चों। हाँ सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो क्या सर मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मान लो जैसे 1 जनवरी 2020 है, मुझे 1 साल के बाद मतलब कि 1 जनवरी 2021 को 100 रुपया मिलने वाला है, तो मैं ये सर बोल सकता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 साल के बाद मुझे 100 रुपया मिलेगी, उस 100 रुपये की वैल्यू आज के हिसाब से 100 रुपया नहीं है, उस 100 रुपये की वैल्यू आज के हिसाब से 98, 99, 99.98 ऐसी है। हाँ सर आप ये बिल्कुल बोल सकते हो सर। अब हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गया आप क्या समझाना चाह रहे हो। इसी को ही बच्चों हम बोल के चलते हैं कि पैसे को थोड़ी इज्जत दें, तो पैसे को इज्जत दे दो, मतलब पैसे की टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है
आज मेरे पास 100 रुपया है, 1 साल के बाद मेरे को फिर वो 100 रुपया मिल रहे हैं, बट आज के अकॉर्डिंग जो मुझे 1 साल के बाद 100 रुपया मिल रहे हैं उसकी वैल्यू 100 रुपया नहीं है बच्चों, उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू टाइम डिक्रीजेस, कि वैल्यू ऑफ मनी 1 साल बाद, वैल्यू ऑफ मनी 1 साल बाद अकॉर्डिंग टू टाइम डिक्रीज होती है। आज मैं 1 जनवरी 2020 पे खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 1 साल के बाद 100 रुपया मिलना है, तो आज के हिसाब से वो जो 1 साल के बाद मुझे 100 रुपया मिलना है उसकी वैल्यू 100 रुपया नहीं होगी, उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होगी। तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ कि पिछली वीडियो में जैसे मैंने पे बैक पीरियड मेथड समझाया था कि पे बैक पीरियड मेथड से हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसे लेते हैं, उसमें क्या गिवन था कि इतने की इन्वेस्टमेंट है, मान लो 1 लाख रुपए की, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और इसकी कैश फ्लोज, इसके कैश फ्लोज मतलब कि हर साल कितना कितना पैसा आ रहा है, वो कैसे रहते थे, फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपया, सेकेंड ईयर में 40,000 रुपया, थर्ड ईयर में 60,000 रुपया एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें जब डिस्काउंटिंग फैक्टर वाली टेक्निक कर रहे हैं ना हम, वो तो होगी ट्रेडिशनल टेक्निक जिसमें हम सिंपल इसका निकाल देते थे, उसके अकॉर्डिंग पे बैक पीरियड निकाल लेते, वो वीडियो जरूर देख लेना बच्चों पिछले में, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आ गया जी हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मेरे को इन्वेस्ट करना है मशीनरी पे, कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मैं खड़ा होके सोच रहा हूं कि मुझे 1 साल के बाद 20,000 रुपया रिसीव होंगे। अब बच्चों ऊपर का कॉन्सेप्ट आपने रखना है अपने दिमाग में। अब मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू 20,000 रुपया होगी? नहीं सर, इसकी वैल्यू 20,000 नहीं होगी। क्यों? मेरे को जवाब चाहिए क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मैं खड़ा होके ये देख रहा हूं कि 1 साल के बाद अगर मुझे 20,000 रुपये जो आ रहे हैं, आज के हिसाब से उस 20,000 की क्या वैल्यू है सर? इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। दैट मीन्स इस 20,000 की वैल्यू 20,000 नहीं है, आज के हिसाब से इसकी वैल्यू कम है। जो मैंने बर्गर वाला एग्जांपल दिया था, 60 रुपये की वैल्यू 60 रुपये नहीं है। अगर 60 रुपये को मैं आज के हिसाब से बोलूं, उस बर्गर की वैल्यू तो है 40 रुपये। दैट मीन्स इस 20,000 को हम कुछ लिखेंगे, मतलब अभी मैं रेट की तो बात की नहीं आपसे, 19,899, इस 40,000 को हम लिखेंगे 39,000 एंड सो ऑन। उसके बाद क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन निकाल देंगे, ये भी समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा बच्चों, मेरे दिमाग में तो आ रहा है, तो उसी को डिस्कस करते हैं। आप ये कह रहे होंगे सर ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आज जो 1 रुपये की वैल्यू है, उस 1 साल के बाद अगर मुझे 1 रुपया मिलता है तो आज के हिसाब से इस 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपया नहीं है, थोड़ी कम होगी। सर ये प्रैक्टिकली तो आपने हमें समझा दिया है, बट सर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ अगर आप बताना चाहें, इसमें एडअप करना चाहें, वैसे तो हम समझ गए हैं सब कुछ कि डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। ये जो मैं आपको अब चीज़ समझा रहा हूँ, इसको कहते हैं ना ऊपर ऊपर से समझ लो, इसके अंदर नहीं पढ़ना, डीपली नहीं समझना, ये सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हमने क्रैमिंग किया है कॉन्सेप्ट। नहीं 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 नहीं, क्रैमिंग तो एक चीज़ नहीं करवाऊंगा मैं, ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको ना किसी से ₹1 रिसीव होने थे, ठीक है, आपको किसी से, आपने किसी को ₹1 दे रखे होंगे, तो आपको ₹1 किसी से रिसीव होने थे, ठीक है, तो आपने 1 जनवरी 2020 को वो ₹1 किसी को दे दिए, और वो कहता है कि मैं 31 दिसंबर 2020 को आपको ₹1 दे दूंगा वापस। ठीक है बच्चों, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस सिचुएशन को प्रैक्टिकल लाइफ से मत जोड़ना, बट जस्ट टू मेक यू अ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों ये 1 रुपया अगर आप उस बंदे को नहीं देते, उस पर्सन को नहीं देते, तो इस 1 रुपया को आप बैंक में डिपॉजिट करवाते, ठीक है, मान लो उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता,
ठीक है, मान लो उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर को आपको 1% पे कितना इंटरेस्ट मिलता अगर आप बैंक में वो 1 रुपया उस बंदे को ना देख के बैंक में डिपॉजिट करवाते? सर 1 इंटू में 10%, सर 0.1 का हमें इंटरेस्ट मिलता। बच्चों आप मुझे बात बताओ, क्या हमें वो इंटरेस्ट मिला? नहीं सर, नहीं मिला। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बोल के चलता है कि ये जो आपको इंटरेस्ट नहीं मिला ना, ये आपका खर्चा है, ये आपका लॉस है। दैट मीन्स उस 1 रुपये पे मैंने क्या खोया है? उस 1 रुपये पे मैंने 0.1 खो दिया। दैट मीन्स मेरी उस 1 रुपये की वैल्यू है 0.9। अगर इस 1 रुपये को मैं उस बंदे को ना देके इस 1 रुपये को मैं बैंक में डिपॉजिट करवाता तो मुझे 0.1 का फ़ायदा होता, जो कि मुझे नहीं हुआ है। दैट मीन्स 0.1 मेरा खर्चा है, मेरी कॉस्ट का पार्ट है, तभी बच्चों मेरे 0.9 वैल्यू होगी। इसको दिमाग में मत रखो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो। दिमाग में वही कॉन्सेप्ट रखो जो मैंने बर्गर वाला दिया आपको एग्जाम्पल, तभी आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर समझ में आएगा। ये एक तरह से ये जो रेट हुआ ना 10%, ये एक तरह से बच्चों इस रेट से मेरी वैल्यू कम होगी 1 रुपये की। दैट्स वाई क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि मतलब ये जो 10% रेट दिया है ना आपको, ये इतने रेट से आपकी 1 रुपये की वैल्यू हर साल कम करते जाओ। क्यों? क्योंकि ये आपका खर्चा है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी वैल्यू 1 रुपये की कम होती जा रही है। दैट्स वाई क्वेश्चन में अगर जब हम आगे पढ़ के चलेंगे, इसमें दिया होगा 10% इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10% इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अब बात आ गई कि सर ये 10% को हम कैलकुलेट कैसे करना है? बच्चों इसका ना फॉर्मूला होके चलता है कि कितने से घटानी है। इसका फॉर्मूला पता है क्या होके चलता है? कि फर्स्ट ईयर में जो आपको कैश इनफ्लो होगा, फर्स्ट ईयर में जो आपको कैश इनफ्लो होगा, मान लो फर्स्ट ईयर में आपको कैश इनफ्लो हुआ है फर्स्ट ईयर के एंड में ₹1, आज के हिसाब से उस 1 रुपये की फर्स्ट ईयर में जो आपको रिसीव होगा 1 साल के बाद 1 रुपया, आज के हिसाब से उस 1 रुपये की क्या वैल्यू है उसका बच्चों हम फॉर्मूला होता है कि कितना आपको कैश इनफ्लो हुआ, वो मैंने आपको बता दिया 1 रुपये का, इनटू में 1/1 प्लस R, ये कर लो, आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको 20,000 पे हुआ, 20,000 इंटू 1/1 प्लस R, R का मतलब है जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। ठीक है, और जब आता है कि आज के हिसाब से जो 1 रुपया मुझे 2 साल के बाद रिसीव होगा, आज के हिसाब से उस 1 रुपये की क्या वैल्यू है बच्चों, उसका फॉर्मूला होएगा कैश इनफ्लो इनटू में 1/1 प्लस R, इसका होल स्क्वायर कर लो। बच्चों मुझे अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला थोड़ा टफ लग रहा है ना, बार बार फर्स्ट ईयर के हिसाब से 1 रुपये की क्या वैल्यू रहेगी, सेकंड ईयर में 1 रुपये की क्या वैल्यू रहेगी, थर्ड ईयर में क्या 1 रुपये की वैल्यू रहेगी, बार बार वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका ईजी मेथड बताऊँ? कैलकुलेटर पर ही आपको मैं बता देता हूँ इसका ईजी मेथड, कैलकुलेटर पे इसका इजी मेथड मैं आपको बताता हूं। अब सब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ देखेंगे। देखो बच्चों, आपने क्या करना है, आपको गिवन है कि 10% आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 10% आपका मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस 1 रुपये का 10% निकाल लेना है। कितना आया बच्चों? 0.1 आया। हाँ सर 0.1 आया। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, इस 1 रुपये में 1 रुपये में ये 0.1 प्लस कर देना है। कितना आया? 1.1। बस, और कुछ नहीं करना। इस 1 रुपये को आपको 1.1 से डिवाइड करना है। बच्चों अगर आप कहते हो, ये भी मैं आपको डीपली समझा देता हूँ कि ये क्या है, बट बच्चों इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि आपको 10% गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 रुपये का 10% निकाल लेना है कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। आपको नुकसान हुआ है 0.1 का। अगर ये मुझे नुकसान, इसको ऐसे लर्न कर लो, अगर ये मुझे नुकसान नहीं होता तो मेरे को टोटल अमाउंट कितनी मिलती? 1 प्लस 0.1, 1.1। उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए आपने 1.1 को 1.1 से डिवाइड कर देना है। देखो आपके पास सारे ईयर्स के धीरे धीरे करके आते रहेंगे। आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1
इज इक्वल टू 0.909 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड में जो ₹1 रिसीव हुआ उसकी आज के हिसाब से वैल्यू, उस ₹1 की आज के हिसाब से वैल्यू कितनी आई है बच्चों? कितनी आई है? 0.909090। और इसी में अगर मैं आपको बोलता हूं, ये तो चलो ₹1 की बात होगी यार, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कैश फ्लो, यही क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कैश फ्लो आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 आया है। तो जब ₹1 की वैल्यू 0.90909090 हो गई, तो फर्स्ट ईयर में जो कैश फ्लो आया है 20,000, उसकी वैल्यू आज के हिसाब से कितनी होगी बच्चों? जो आपका आंसर आएगा, इसमें आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 इंटू में 0.9090, ठीक है, आपकी हो गई 1800, ये हो गई। ठीक है सर, हमें सेकेंड ईयर का तो बताओ कि सेकेंड ईयर में उस ₹1 की वैल्यू क्या रहेगी? बच्चों कुछ नहीं करना, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला था ना 1/1.1, ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया। अब सेकेंड ईयर का निकालना है, कुछ नहीं करना, दोबारा से नहीं टाइप करना, दोबारा से इक्वल टू पे ये इक्वल टू बना रहा है, इक्वल टू पे प्रेस कर दो। कितना आया बच्चों? 0.826। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में आपके ₹1 की वैल्यू आज के हिसाब से कितनी होगी? 0.826। अब मुझे करना है थर्ड ईयर, फिर से क्लिक कर दो इक्वल टू पे, और कुछ नहीं करना, फिर से क्लिक कर दो। कितना? ये इक्वल टू पे क्लिक किया, कितना आया? 0.7513। 0.7513। अब मुझे फोर्थ ईयर का निकालना है, ठीक है, तो फिर से क्लिक कर दो इक्वल टू पे। ठीक है, ये लीजिए कितना आया? 0.683। 0.683। इसको रिस्पेक्टिव अमाउंट से मल्टीप्लाई करते रहो, आपके पास कैश इनफ्लो का टोटल आ जाएगा एज पर डिस्काउंटिंग फैक्टर। फिर आपने जो क्वेश्चन आपको पे बैक पीरियड मेथड और जोन सा ही मेथड आपसे पूछा है, उसको हम बोल के चलेंगे आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। बच्चों ये पे बैक पीरियड मेथड मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूं, आपको पे बैक पीरियड मेथड पिछली वीडियो से ही देखना पड़ेगा। जस्ट उसमें एक ही आपको चीज बता रहा हूं, जो कैश इनफ्लो होते थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उस कैश इनफ्लो में, ठीक है, उन कैश इनफ्लो में आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो आज के हिसाब से 1 साल 2 साल बाद वाली वैल्यू है, वो आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। और उसके बाद जो पे बैक पीरियड मेथड में हम करते थे ना कि टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना कैश एनुअल फ्लोज आ रहे हैं, उस हिसाब से आप पे बैक पीरियड कितने टाइम में वो जो इन्वेस्टमेंट है हमारी कवर हो गई है पैसे में, वो आपको बच्चों निकाल के चलनी पड़ेगी। तो बच्चों मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड अच्छी तरह क्लियर हो गया। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना बच्चों, ठीक है, वो जरूर देख के आना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, वो बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, एंड बच्चों ये डिस्काउंटिंग वाले फैक्टर को मेरे को पूरा बिलीव है अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अगर बच्चों इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड गाइज डू फॉलो माय पेज ऑन इंस्टाग्राम, वहां डेली के डेली अपडेट्स मैं रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोस डालता रहता हूं। एंड गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।